हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम मिले हैं टू डिस्कस दी बैंकिंग एंड फाइनेंस का वीकली करंट अफेयर फ्रॉम 4th ऑफ अगस्त टू 10th ऑफ अगस्त। यानी कि जो भी मेजर न्यूज़ इवेंट आई है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी न्यूज़ इवेंट हमने ये वीडियो में कवर करी है। और वीडियो के एंड में हम सारे क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे जो भी ये वीक का न्यूज़ हमने ये वीडियो में कवर किया, ताकि हमारा साइमल्टेनियसली रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट न्यूज इवेंट, दैट इज कि क्या है कि आरबीआई ने एक सर्कुलर को रिवाइज किया है। राइट, कि क्या टाइप का सर्कुलर, टू डिक्लेयर अकाउंट्स एज फ्रॉड, कि हम क्या टाइप के अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो भी बताई गई है कि एक बोरोवर की राइट को मेंटेन होना चाहिए। राइट, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कीवर्ड्स क्या है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आरबीआई, दूसरा है कि रिवाइज सर्कुलर क्या है, राइट, एंड तीसरा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड मैकेनिज्म। ओके, इसको हम और बेटर तरीके से समझते हैं कि ये न्यूज एक्चुअल में है क्या। तो यहां पे आरबीआई ने एक रिवाइज्ड मास्टर डायरेक्शन इशू किया है। राइट, यानी कि मास्टर डायरेक्शन को इशू किया गया है किसके लिए, फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अब ये मास्टर डायरेक्शन वेरियस चीजों के लिए इशू किया जाता है। जैसे हम इसको अगर और अच्छे से समझते हैं कि मास्टर डायरेक्शन क्या होता है, कि ये एक गाइडलाइंस है और एक रेगुलेशन है, जहां पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी अथॉरिटी इसको इशू कर सकती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक क्लियर एंड कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं फॉर एंटिटीज लाइक बैंक्स हो गया, एनबीएफसी हो गया, या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो गया। और ये सिर्फ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट नहीं, इसके अलावा और भी चीजें, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी किया जाता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के लिए भी किया जाता है। दैट मीन्स कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर है उसके अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक आरबीआई इस तरीके का मास्टर डायरेक्शन दे सकती है, जिसका मतलब यही है कि ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है और रेगुलेशन है जिसको इशू किया जाता है। ओके, वापस न्यूज पे आते हैं। तो न्यूज के अंदर क्या किया है कि आरबीआई ने मास्टर गाइडलाइन इश्यू करी है फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, यानी रेगुलेटेड एंटिटीज में बैंक्स भी आ जाएगी, एनबीएफसीज आ जाएगी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाएगी। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गवर्नेंस हो रहा है किसके लिए, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नेंस हो रहा है उसको और भी अच्छे से रखना है। क्योंकि हमें यह पता है कि डिजिटाइजेशन से क्या हो रहा है कि हम बाकी सब लोगों से कनेक्ट तो हो पा रहे हैं। राइट, हम फास्टर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सक रहे हैं, हम फास्टर पेमेंट कर सक रहे हैं, लेकिन पॉइंट है कि यहाँ पे फ्रॉड का रिस्क भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ओके, तो वहां पे मेजर इशू ये क्रिएट कर रहा है। सो दिस वाज दिस पर्टिकुलर इवेंट कि जहां पे आरबीआई ने वो इशू को ओवरकम करने के लिए रिवाइज सर्कुलर इशू किया है, एंड ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ में है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने पार्टनर किया है फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। राइट, यानी कि यहां पे दो कीवर्ड है। इंडिया के बारे में हमें ऑब्वियसली पता है, दूसरा है वर्ल्ड बैंक के बारे में जिसके बारे में आप लोग मुझे बताओगे, और तीसरा है ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। ओके, तो अब न्यूज को हम और बेटर तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में $500 मिलियन एग्रीमेंट का एक $500 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने हैं। कहाँ बनाने हैं, ये 4 स्टेट्स में बनाने हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और ये मिलके हम ऑलमोस्ट 700 यानी कि 781 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे बनाएंगे। ओके, एंड इसका प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, $1.29 बिलियन, यानी कि अराउंड 7,600 करोड़ के आसपास इसका रहेगा, जिसके अंदर हमें वर्ल्ड बैंक ने अराउंड 500 मिलियन तक का अभी तक दिया है, यानी कि बाकी का हमें और भी अरेंज करना है। सो मोस्ट प्रोबेबली हमें वर्ल्ड बैंक से ही ये मिलेगा, क्योंकि अगर हम ये प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट ही वर्ल्ड बैंक के साथ ही कोलैबोरेट करके हमने दिया है। राइट, एंड वर्ल्ड बैंक की भी एक स्पेशल आर्म है, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर क्या रखा जाता है कि ये एक प्राइमरी लैंडिंग आर्म है किसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये एक प्राइमरी लैंडिंग आर्म है। इसका मेजर किसको ये पैसा देता है, ये मिडिल इनकम कंट्रीज को देता है, लाइक इंडिया।
राइट। यानी कि इंडिया जैसी कंट्री को जब कोई भी टाइप का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाना है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है उसको शेयर करना। प्रॉस्पेरिटी को शेयर करना मतलब क्या होगा कि प्रॉस्पर, मैं अगर प्रॉस्पर हो रहा हूं, यानी कि मैं अगर ग्रोथ हो रहा हूं, तो वो सबके साथ ग्रोथ होना चाहिए। सिर्फ मेरा ही ग्रोथ होता रहेगा मेरे कंट्री में, तो इंडिया में क्या होगा कि इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो उसको कम करने के लिए दैट इज द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो ये सारे टाइप के प्रोजेक्ट को लाने के लिए वर्ल्ड बैंक का एक आर्म है, दैट इज IBRD। ओके, कब स्टैब्लिश हुआ ये आप मेरे को बता दीजिए। फिर उसके बाद में ये लोन देता है फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि ये किस लिए है, ये ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, यानी कि ये इको फ्रेंडली रहेगा, राइट। इको फ्रेंडली है तो हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, दैट सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। दैट मीन्स कि मैं आज की जनरेशन की अगर नीड्स को फुलफिल कर रहा हूं विदाउट अफेक्टिंग कि फ्यूचर में भी लोगों के लिए ऑयल बचना चाहिए, एक एनवायरमेंट फ्रेश एयर बचनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी सब खत्म कर देना चाहिए, राइट। तो ये एक मेजर पॉइंट होता है। सो दिस इज दी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहेगा। अब अगर हम ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, तो ये क्या है, ये एक हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसका इनिशिएटिव में अंडरटेकन लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, लेकिन उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें वर्ल्ड बैंक से मिला गया है। और ये पूरा ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा और सेफ हाईवे होगी अक्रॉस 4 इंडियन स्टेट, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टेट के बारे में हमको पता होना चाहिए अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करेगा। जो भी मटेरियल्स यूज होंगे इसके अंदर, लाइक हमें पता है कि हम इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज करेंगे, कि हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, या फिर हम ये टाइप के मटेरियल यूज करेंगे जो एक साइड पे वेस्ट पड़ा है, राइट। तो जहां पे एक साइड पे वो वेस्ट है, एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, हम उसको रीयूज करेंगे, या तो रोड बनाने में या ब्रिज बनाने में या एक्सेट्रा। तो ये उस तरीके के प्रोसेस को, मटेरियल्स को यूज करेगा, जिसके अंदर आ जाएगा फ्लाई ऐश, यानी कि जो फ्लाई ऐश होता है, वेस्ट प्लास्टिक होता है, उस तरीके से रखा जाएगा, राइट। तो ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, कई सारी कंट्रीज में इस पे अवेयरनेस बन रही है कि हमें जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, हम वैसे मटेरियल यूज करें जो एक साइड पे वेस्ट पड़ा है, लाइक प्लास्टिक हो गया, या फ्लाई ऐश हो गया, या लाइम हो गया, जो हमारे एनवायरनमेंट को और ज्यादा खराब कर रहा है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं ताकि वो रोड बन जाए और वो लंबे समय तक रहेगी। ओके, सो दिस वाज द पर्टिकुलर न्यूज इवेंट। अब नेक्स्ट न्यूज इवेंट क्या है कि यहाँ पे आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए, राइट, कि आईडीबीआई बैंक को अगर प्राइवेटाइज करना है तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा है, डिपॉजिटर का मनी है, तो उसकी सिक्योरिटी कौन लेगा, वो प्राइवेट, जिसको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइज करने के लिए आरबीआई एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि अगर मैं एक गवर्नमेंट बैंक हूं और मुझे कोई प्राइवेट बैंक एक्वायर कर रही है, तो क्या ये प्राइवेट बैंक एक सर्टिफाइड है, यानी कि क्या ये फिट है, क्या ये मेरे पास जो डिपॉजिटर्स का पैसा था एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, क्या ये वो लोग पैसा संभाल पाएंगे। तो ये एक सर्टिफिकेशन आरबीआई देखता है, कि आरबीआई देखता है कि ये प्राइवेट बैंक फिट है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेट इशू करता है। तो यहां पे वही न्यूज आई है कि आईडीबीआई बैंक के लिए 3 पोटेंशियल सूटर्स मिले हैं जो प्राइवेटाइज करेंगे इसको, और उसके लिए आरबीआई ने फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन इशू किया है। वापस समझते हैं कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज करना है, राइट। अब जहां पे आईडीबीआई बैंक के पास जो लोगों का पैसा पड़ा है, यानी कि जो पब्लिक मनी है, वो मनी को अगर प्राइवेट कंपनी आएगी तो क्या पता वो उसको अच्छे से यूज करेगी या नहीं करेगी। तो वो कौन देखेगा, वो आरबीआई देखेगी। तो आरबीआई ने 3 एंटिटी देखी है जो आईडीबीआई बैंक को एक्वायर करेंगे, जो प्राइवेट रहेंगे, और उसके लिए आरबीआई ने फिट एंड प्रॉपर का सर्टिफिकेशन इशू किया है। ओके, अब ये फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन को हम और अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। ये सर्टिफिकेट है, यानी कि ये एक रेगुलेटरी अप्रूवल है जो एक इंडिविजुअल या फिर हम कह सकते हैं कि एक एंटिटी को दिया जाता है एक फाइनेंशियल सेक्टर में। इसके अंदर क्या चीज देखती है कि क्या ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है ऑफ कैरेक्टर, राइट। यानी कि जो जैसे इसके अंदर ऐसा है कि मान लीजिए कि कोटक महिंद्रा बैंक को जो दिया गया है, तो क्या कोटक महिंद्रा बैंक का एक ऐसा कैरेक्टर है लोगों के लिए कि वो पैसों जो पब्लिक मनी है उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, क्या उसकी इंटीग्रिटी है, क्या वो फाइनेंशियली साउंड है,
क्या वो कंपिटेंस है कि वो प्रपोज्ड एक्टिविटीज पे काम कर सकेगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन आरबीआई इश्यू करती है ऐसी प्राइवेट एंटिटी के लिए जो वो देख रहा है कि इसका कैरेक्टर सही है, उसका इंटीग्रिटी है, वो फाइनेंशियली उसके पास पैसा है, और जो भी प्रपोज एक्टिविटीज करी है उसके लिए वो कंपिटेंट है। कंपिटेंट यानी कि वो काम कर सकता है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का ये कोटक महिंद्रा बैंक, तो वो खुद ही बैंक है, तो आईडीबीआई बैंक की बैंकिंग एक्टिविटीज को ये हैंडल कर पाएगा, राइट। तो अगर हम बैंकिंग के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्वायरिंग अ बैंक, क्योंकि हमें पता है कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, जिसके अंदर लोगों का पैसा रखा होता है। क्योंकि एक पब्लिक के माइंड में कैसा होता है, एक गरीब आदमी क्या देखता है कि जब उसको पैसा डिपॉजिट करना होता है तो वो प्राइवेट में नहीं जाता। वेरियस रीजन है। पहला तो एक रीजन ये होता है कि प्राइवेट बैंक में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगते हैं, राइट। एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो नॉट चैलेंज, बहुत सारे लोग का मिनिमम अकाउंट बैलेंस रहता है। बट दूसरा चैलेंज क्या है कि लोगों का प्राइवेट कंपनीज पे ट्रस्ट कम है। लोग चाहते हैं कि ये सरकारी जो बैंक है वो कभी फेल नहीं हो सकती। अब हमें पता है कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा फेल नहीं हो सकते, सरकार कुछ भी कर लेगी बट उसको बचा के रहेगी। अब वही चीज आरबीआई भी कर रही है कि आईडीबीआई बैंक एक सरकारी बैंक को अगर प्राइवेटाइज करना है हमें, तो किसको देना चाहिए, वो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो वो चीज कर रहा है कि ये हमारा जो डिपॉजिटर है उसका इंटरेस्ट बचाने के लिए ये चीज सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब किसको दिया गया है, तीन को दिया गया है। पहला है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग, जो कैनेडियन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। दूसरा है एमिरेट्स एनबीडी, एक लीडिंग बैंकिंग है इन यूएई। और तीसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, जो हमें पता है कि हम इंडिया में ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में। तो इससे क्या होगा कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है सर्टिफिकेट इश्यू करने से और इजीली हो जाएगा और जल्दी से जल्दी ये चीज हो पाएगा। ओके, तो ये तीन कंटेंडर्स के बारे में मेंशन किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेजॉन पे, एडीएन, बिल डेस्क को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया गया है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर कीवर्ड क्या है जो हमें पढ़ना है, हमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस के बारे में पढ़ना है, और आरबीआई का जो एक्ट है 1934 उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, राइट। तो न्यूज को और अच्छे से समझते हैं कि आरबीआई ने क्या किया कि ये तीन को एक लाइसेंस दे दिया, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंसेस, यानी कि वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए इनको लाइसेंस दे दिया गया है। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये कंपनी को अलाउ करेगा कि आप अपना क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर स्टार्ट कर सको, ताकि आप इंटरनेशनल ट्रेड में आप पार्ट ले सकोगे, राइट। एज वेल एज डोमेस्टिक मर्चेंट पेमेंट में तो आप रहोगे, बट इंटरनेशनल में भी आप क्रॉस बॉर्डर कर पाओगे। मतलब ये क्या रहेगा, ये एक मिडिल मैन है, राइट। तो ये क्या एक्ट करता है, ये एक मिडिल मैन एक्ट करता है, यानी कि मेरे को किसी को पैसा भेजना है यूएई में या फिर यूएस में, जापान में, तो मैं ये तीन का मतलब और भी बहुत सारे, बट ये तीन अगर मैं को जानता हूं तो मैं अमेजोन पे पे अगर मैं अमेजोन पे पे ट्रस्ट करता हूं तो मैं अमेजोन पे का प्लेटफॉर्म यूज करूंगा और इसको एज अ मिडिल मैन बनाऊंगा और इसके थ्रू मैं इंटरनेशनल पेमेंट करूंगा, राइट। तो ये क्या करता है, ये एक्ट एज अ मिडलमैन करता है बिटवीन मर्चेंट्स एंड बैंक्स, कि बैंक और मर्चेंट के बीच में मिडलमैन रहेगा फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। ये इनेबल करता है कि जो आपका प्रोसेस, पेमेंट का प्रोसेस है फॉर बोथ एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट को और अच्छे से कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपका एक रिस्क भी लेता है कि इन केस अगर आपका पेमेंट फेल हो गया, आपका पेमेंट फेल हो गया, नेटवर्क इश्यू हो गया या कुछ ना कुछ तरीके का सर्वर डाउन हो गया, तो वो रिस्क कौन लेगा, ये एग्रीगेटर लेंगे, यानी कि जो अमेजोन पे है वो लेगा। तो इससे इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन और ज्यादा इंक्रीज होगा और हम फिजिकल कैश पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे और कम होती जा रही है, राइट। नेक्स्ट न्यूज है कि आरबीआई ने इशू किए हैं रिवाइज इंस्ट्रक्शंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेप्ट रिजर्व, यानी कि बैड एंड डाउटफुल डेप्ट रिजर्व, दैट मींस BDDR, राइट, फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अब इसके अंदर कीवर्ड क्या है, BDDR। आरबीआई के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हम काफी हद तक जानते हैं, राइट। सो BDDR के बारे में अगर हम समझते हैं कि ये क्या है, तो ये न्यूज में क्या किया है, आरबीआई ने
आरबीआई ने बोला है कि जब आपका बैंक का कोई भी बैड लोन हो रहा है या अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप उसके ऊपर कुछ प्रोसीडिंग्स करते हैं, राइट। अब पॉइंट है कि हर कोऑपरेटिव बैंक अपने अपने तरीके से वो बैड लोन पे वर्क करती है, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उस पर वर्क करती है। तो आरबीआई ने कहा कि हर बैंक अपने अपने तरीके से वर्क कर रही है, तो इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि ये पूरा बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। तो आरबीआई ने कहा कि हम एक यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहे हैं, ताकि आप इस तरीके से हम आपको एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बताएंगे और वो गाइडलाइन के थ्रू आप अपने जो भी आपके बैड और डाउटफुल रिजर्व है आप उसको टैकल करोगे। ओके, अब बैड लोन क्या होता है उसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि बैड लोन क्या होता है, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कहते हैं। यहां पे एक बोरोवर है, वो उसने पैसा देना बंद कर दिया, राइट। अगर उसने 90 दिनों तक पैसा नहीं दिया है, 90 या 90 दिनों से ज्यादा का पैसा अगर नहीं आया है उसकी तरफ से, तो उसको बैंक बैड लोन यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर कर देगा, राइट, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन की। ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर आपका कोई भी लोन का पैसा 90 दिनों तक नहीं आता है तो आप उसको एनपीए कंसीडर कर दो और फिर आप स्टेप्स लो कि आप अपना पैसा उससे कैसे निकलवा सकते हो, राइट। तो वो चीज है। अब जब वो पैसा निकालने वाले का प्रोसेस होता है, अब यहां पे कैसा आता है कि यहां पे डाउटफुल है कि मान लीजिए कि 60 दिन हो गए या 70 दिन हो गए, तो वो क्या हो गया, वो BDDR हो गया, यानी कि वो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व हो गया, कि उस पर अब डाउट आने लग गया कि क्या ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहेगा या फिर क्या ये पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। 70-80 दिन हो गए, तो उसके बाद में एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन दी जाती है, स्टेप्स लिए जाते हैं, जिसके अंदर आरबीआई ने बोला है कि एक स्टैंडर्ड रहेगा कि हर कंट्री मतलब हर बैंक जो हमारी कंट्री की रहेगी जो आरबीआई के अंडर है, वो सारी बैंक एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो करेगी, ताकि जब हम पैसा लाए तो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। ओके, तो इसके अंदर क्या मेजर चेंज किया है, पहला चेंज क्या किया है कि जो एक्सपेंस है उसके अंदर चेंजेस किए गए कि आप कौन सी चीज को एक्सपेंस करना चाहिए। तो यहां पे बोला है कि जो प्रोविजन होता है एनपीए का, आप उसको एज अ एक्सपेंस रखो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे, अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है। अब उसमें से क्या करती है बैंक, 80 करोड़ का लोन देती है, और या फिर हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ का जो लोन दिया है उसमें से 20 करोड़ का बैंक प्रोविजन रख लेती है। प्रोविजन रखना मतलब कि इन केस अगर ये 100 करोड़ नहीं आए तो ये 20 करोड़ का ये प्रोविजन रखेगी, जिससे वो एक बार के लिए अपना जो खर्चा है उसको मेंटेन रखेगी। ओके, अब जब बैंक अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, तो ये चेंज करने से पहले क्या करती थी बैंक कि अब मान लीजिए कि बैंक ने अपना प्रॉफिट बताया है कि मेरा 180 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, राइट। 180 करोड़ का जब उसका प्रॉफिट उसने बताया है तो उसके अंदर 100 करोड़ ये है, राइट, इसके अंदर 100 करोड़ ये है, और ऑलरेडी उसका 100 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा था, राइट। अब इसमें से इसने 180 क्यों बताया, क्योंकि 20 करोड़ इसने प्रोविजन के काट लिए, तो ये 200 करोड़ में से 20 करोड़ गए तो 180 करोड़ का उसका प्रॉफिट हुआ, राइट। ये पहले था। अब जो चेंज हुआ है वो चेंज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि आपको जो आपका एनपीए घोषित हो चुका है वो पूरा ही आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी कि पहले जो बैंक है वो 200 करोड़ का बता रही थी कि उसका प्रॉफिट हुआ है, राइट, मतलब एक्सपेंस हुआ है, उसमें से वो 20 करोड़ बोली थी कि प्रोविजन गया, तो मतलब बचा कितना, 180 करोड़ बचा। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि ये पूरा आप 20 करोड़ नहीं, आपको पूरा 100 करोड़ जो कि एनपीए हो गया है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, वो आप एज अ अपना एक्सपेंस बताओगे। तो आपके पास बचा कितना, 100 करोड़ बचा, राइट। तो ये डिफरेंस है। पहले क्या कर रहे थे, जो प्रोविजन रखा है 20 करोड़ का, सिर्फ वही हम हमारा खर्चा बता रहे थे। लेकिन आरबीआई ने अब कहा है कि अगर आपका लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, यानी कि वो एक तरीके से बैड लोन बन गया है, तो आपको वो पूरा ही खर्चे में बताना पड़ेगा। वो आपका अब एसेट नहीं रहा, वो आपका एक खर्चा हो गया कि आपने वो खर्चा कर दिया है। अब उसका खर्चे का रिटर्न शायद आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये मेजर चेंज इन्होंने किया है। तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ने ये कहा है कि आप अपना जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है,
प्रोविजन है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको आप एज अ एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करोगे कि ये आपका एक खर्चा है, और ये कब से होगा, आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024 और 25 से ये चीज करी जाएगी। सेकेंड चीज बोली है कि एक ट्रांजिशन पीरियड लाया है। ट्रांजिशन पीरियड में मतलब क्या है कि एक वन टाइम ट्रांजिशन पीरियड रहेगा जो अलाउ करेगा कि आप न्यू नॉर्म से अलाइन कर सको, राइट। एंड जो 31 मार्च तक के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। और तीसरी चीज है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाइए, जिसके लिए हमने कहा था कि अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना है ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट अक्रॉस कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और कंपैरेबिलिटी रहे, तो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन दी जाएगी आरबीआई के द्वारा, आप उसी को फॉलो करोगे। यानी कि अगर कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी पैसा डूब गया, यानी कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, तो उसके लिए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आरबीआई की जो गाइडलाइन है वही फॉलो की जाएगी, राइट। यानी कि पूरे कंट्री में जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे वो एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन फॉलो करेगी, राइट। तो ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, यूनियन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, एक्सेट्रा, जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होगी वो ये गाइडलाइन फॉलो करेगी, राइट। अब ये रीजन क्या है इसका कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि गाइडलाइंस क्यों चेंज करी है फॉर बैड लोन पे। तो पहली चीज क्या है कि इंडिया में डिस्पैरिटी बहुत हो रही थी कि किस तरीके से जो अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स है वो अपने तरीके से एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रही थी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही थी। क्योंकि इससे क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों मेजर की गई है, क्योंकि हमने पहले देखा कि पहले क्या कर रहे थे कि 20 करोड़ का आप एक्सपेंस बता रहे थे, ठीक है, बट आपका घाटा हुआ कितना, एक्चुअली 100 करोड़ का घाटा हुआ है। यानी कि आपने क्या किया कि 80 करोड़ छुपा दिए, आपने 80 करोड़ का घाटा छुपा दिया ना, मतलब कहने का मतलब ये है। तो आरबीआई ने क्या कहा कि आप ये पूरा 100 करोड़ का ही एक्सपेंस जो घाटा है उसको आप खर्चा बताओ, राइट, ताकि हमें पता चले कि कोऑपरेटिव बैंक में कितना मुनाफा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, और उस तरीके से हम उस पर काम करेंगे। ओके, तो ये आरबीआई ने क्लियर कट कर दिया है, राइट। और अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करना है बीडीडीआर का, तो उस पर एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस की जाएगी जो पूरी कोऑपरेटिव बैंक्स पूरे इंडिया में जो होगी वो सारी इसको फॉलो करेगी। एंड ये हमने देख ही चुका है कि एनपीए को एक एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। एंड इसके अलावा आरबीआई का रेगुलेटरी ओवरसाइट इसके अंदर बढ़ जाएगा, यानी कि आरबीआई अब इस पे बेटर वे में रेगुलेशन कर पाएगा। क्योंकि आपको पता होगा जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा घोटाले ये सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में ही हुए थे, क्योंकि यहीं पे सबने क्या किया था कि पुराने नोट दे दिए, जो भी ब्लैक मनी था वो दे दिया और अपना पैसा वाइट करवा लिया। तो ये सारे कोऑपरेटिव बैंक्स क्या थी वहां पे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे आरबीआई का रेगुलेशन इतना ज्यादा नहीं था। तो ये रेगुलेशन को धीरे धीरे आरबीआई इंक्रीज कर रहा है ताकि इस तरीके के घोटाले या छोटे मोटे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो ब्लैक से व्हाइट हो रहा है, वो ना हो। ओके, नेक्स्ट न्यूज समझते हैं कि नागालैंड एक पहला राज्य बना है कंट्री का जिसने एक एमओयू साइन किया है ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए किया गया है, राइट। तो इसको हम और अच्छे समझते हैं कि यहां पे क्या किया कि नागालैंड ने एक एमओयू साइन किया है विद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, राइट। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि आप डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेटिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन यानी कि डीआरटीपीएस का इंप्लीमेंटेशन होगा। ये पूरा ही स्टेट जो नागालैंड है उसको कवर करेगा। ये 3 साल के लिए रहेगा और नागालैंड 3 साल तक अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया है कि जो भी हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नागालैंड का, उसको सेफ गार्ड किया जाए अगेंस्ट दी डिजास्टर्स। ओके, अब डीआरटीपीआईएस को इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। ये एक यूनिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो एसबीआई के अंदर है। ये क्या प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर, कि कोई भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर यानी कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, राइट, फ्लडिंग हो गया, जो भी नेचुरल वे में डिजास्टर्स आए होंगे उन सब से ये प्रोटेक्ट करेगा। अब और हमें पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पे इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स काफी ज्यादा आते हैं, अर्थक्वेक काफी ज्यादा आता है, राइट, फ्लडिंग काफी ज्यादा आता है, तो ये सारा इश्यू काफी ज्यादा ऑलरेडी वहां पे रहता है। तो यहाँ पे जो मेजर चीज है दैट इज पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का मतलब क्या है कि यहां पे जो पैरामीटर्स है वो प्री डिफाइंड रहेंगे, राइट, कि प्री डिफाइंड रहेंगे। दैट मींस कि यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, राइट, सुनामी आ गई या फ्लड आ गया, तो यहां पे क्या रहेगा कि अगर अर्थक्वेक का इंटेंसिटी
कुछ 4 मैग्नीट्यूड से ज्यादा जाता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये प्री डिफाइंड पैरामीटर्स है। सिमिलरली अगर सुनामी आ गई तो सुनामी में अगर, चलो नागालैंड में तो इतनी सुनामी आएगी नहीं क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर है। इसके अलावा अगर हम कह सकते हैं कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया तो इससे क्या होगा कि उससे फ्लडिंग हो जाएगी। तो जो वाटर लेवल में एक सर्टेन पैरामीटर से अगर वो ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिकली आपको क्लेम मिल जाएगा, राइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पैरामीटर्स है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जैसे ही पैरामीटर एक्सीड हो जाएगा तो आपको इंश्योरेंस का पे आउट मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या है, दिस इज पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफाइंड किए गए हैं। तो ये आपको रिलीज किया जाएगा आफ्टर डिजास्टर स्ट्राइक्स। तो जैसे ही डिजास्टर आ गया और वो अर्थक्वेक की कुछ मैग्नीट्यूड से ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में इंश्योरेंस का क्लेम आ जाएगा। ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के अंदर है और नागालैंड ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने इस तरीके का एमओयू साइन किया है विद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के लिए। ओके, यस। नेक्स्ट न्यूज है कि आईआईटी मद्रास ने पार्टनरशिप करी है विद आईडीबीआई टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी लैब, राइट। अब इसके अंदर हम आईडीबीआई बैंक के बारे में जानते हैं, आईआईटी मद्रास के बारे में हमें थोड़ी डिटेल बता दीजिए कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन सा एक्ट के अंदर ये रहा था, एंड साइबर सिक्योरिटी लैब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो न्यूज़ को हम और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि डिजिटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है बट उसके साथ फ्रॉड भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। साइबर क्राइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए आईआईटी मद्रास के बच्चों ने पार्टनरशिप किया है विद दी आईडीबीआई बैंक और एक नया टाइप का स्टेट ऑफ आर्ट का सिक्योरिटी लैब बनाया है जिसके अंदर एक कटिंग एज सिक्योरिटी सॉल्यूशन रहेगा फॉर क्रिटिकल सेक्टर्स, यानी कि जो हेल्थ केयर है, फिनटेक है और एरोस्पेस है। वहां पे क्या है कि ये सारे का डेटा को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। तो जब आप ये डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है तो आपको एक कटिंग एज सिक्योरिटी सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो ये पार्टनरशिप हुई है आईआईटी मद्रास और आईडीबीआई बैंक की, ये लोग ये टाइप का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दिस विल प्रोवाइड इनोवेटिव साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो कमर्शियलाइज भी हो सकता है, एंड ये रिसर्च कंडक्ट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स। और सबसे ज्यादा ये प्रायोरिटी किसको देगा, फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में, कि जो भी साइबर सिक्योरिटी रहेगी वो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में इनकी मेजर प्रायोरिटी की जाएगी, राइट। नेक्स्ट न्यूज है कि एलआईसी ने 4 नए इंश्योरेंस टर्म रिलीज किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर यूथ के लिए। तो इसके अंदर जो मेजर हमारा कीवर्ड है वो यही है कि ये 4 नए प्लान क्या है यूथ के लिए। तो पहला प्लान है युवा टर्म। युवा टर्म में क्या है कि आपका एक ऑफलाइन प्लान रहेगा जिसके अंदर आपको सारा जो रिस्क होगा वो कवर किया जाएगा, इंश्योरेंस है ये, सेफगार्ड किया जाएगा आपकी फैमिली को इन केस अगर अनटाइमली डिमाइस होता है। यानी कि अगर मैं युवा हूं तो मैं युवा में अगर युवा टर्म का पार्ट बनता हूं तो मेरे को ऑफलाइन जाके ये पूरा रिस्क कवर होगा मेरा, राइट। यानी कि मेरे सारे रिस्क को कवर किया जाएगा और इन केस अगर मेरा डिमाइस होता है तो मेरी फैमिली को सेफगार्ड किया जाएगा अगेंस्ट दिस, राइट। यानी कि उनको इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा। अब ये ऑफलाइन है, अब इसका ऑनलाइन आया है, दैट इज द डिजिटर्म, राइट। ये एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन अवेलेबल होगा, इट इज सेम लाइक युवा टर्म, बस ये ऑफलाइन मिलेगा युवा टर्म और डिजिटर्म आपको ऑनलाइन मिलेगा। वेरेस थर्ड है युवा क्रेडिट लाइफ। युवा क्रेडिट लाइफ में क्या होगा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी टाइप का लोन है, राइट, यानी कि मैंने कोई बिजनेस सेटअप किया और मेरे पास लोन है, यानी कि वो क्या है, वो मेरी लायबिलिटी है। तो मेरी लायबिलिटी को कवर करने के लिए युवा क्रेडिट लाइफ होगा, यानी कि मेरी लायबिलिटी के अगेंस्ट एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी कि मैं लोन का रीपेमेंट कर पाऊं इन केस अगर मेरा बिजनेस डूब जाता है। तो अगर मेरा बिजनेस डूब जाएगा तो अगर मेरे पास युवा क्रेडिट लाइफ होगा तो ये मेरी लायबिलिटी कवर कर लेगा, राइट। अब ये ऑफलाइन है। अब इसी का ही ऑनलाइन वर्जन आया है, दैट इज डीजी क्रेडिट लाइफ। सो सिमिलरली लाइक युवा क्रेडिट लाइफ, ये आपको डिजिटल कन्वीनियंस देगा फॉर लोन प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अब इसके की फीचर समझ लेते हैं कि कौन कौन इसके अंदर आ सकता है। तो मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 45 साल और जो मेच्योरिटी एज रहेगी वो 33 से
75 साल तक का रहेगा इंश्योरेंस का, यानी कि आप कब इसको मैच्योर करवा सकते हो, जब आप 33 साल के रहोगे और 33 से आप 75 साल के रहोगे तब ये रहेगा। और ये क्या क्या कवर करता है, ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का रहेगा फॉर फैमिली के लिए भी, और कवर लोन लायबिलिटी, जो हमने देखा कि ये वाला फैमिली रहेगा और ये वाला लोन लायबिलिटी रहेगा। और ये एक्सेसिबिलिटी इसकी दोनों रहेगी, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, ताकि ये डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स लाए। और इसके अंदर जो एश्योर्ड सम रहेगा वो 50 लाख से 5 करोड़ तक का रहेगा। और अगर वुमेन है तो वुमेन के लिए प्रीमियम रेट्स काफी कम रखे गए हैं, राइट, ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन और ज्यादा इसके अंदर इंक्रीज हो। नेक्स्ट न्यूज है कि सेबी ने नए नॉर्म सेट किए हैं फॉर म्यूचुअल फंड्स टू वैल्यू 81 बॉन्ड्स, राइट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, तो ये हमें समझना ज्यादा जरूरी है। बट इससे पहले हम न्यूज समझते हैं कि न्यूज में क्या किया है कि सेबी ने जो म्यूचुअल फंड्स है टू वैल्यू एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स, उनको बोला है कि इसकी वैल्यू यील्ड टू कॉल मेथोलॉजी पे होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम 81 बॉन्ड्स के बारे में समझते हैं कि 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं। ये वो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जो अगर आपका म्यूचुअल फंड फेल हो गया तो ये आपका एक कवर रखता है, या तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का क्या है, ये आपके लिए एक बफर है कि इन केस अगर आपका म्यूचुअल फंड फेल हो चुका है तो आप अपना 81 बॉन्ड्स को यूज कर सकते हो, राइट। इसको हम और बेटर तरीके से समझते हैं कि ये क्या है, ये परपेचुअल बॉन्ड्स है जो बैंक्स इश्यू करती है टू ऑगमेंट दैट टायर 1 कैपिटल, राइट। इनकी कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती है, राइट, लेकिन ये रिडीम कर सकते हैं बाय द इश्यूअर, तो उसको कॉल ऑप्शन भी कहा जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ओके, अब न्यूज हम वापस समझते हैं कि न्यूज में अंदर क्या बोला है कि सेबी ने ये बोला है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स है, राइट, तो म्यूचुअल फंड्स का एक एडिशनल टायर 1 बॉन्ड रखा है तुमने, दैट इज एडिशनल टायर 1 कैपिटल है। ओके, कि इन केस अगर म्यूचुअल फंड फेल हो गए तो आप अपना ये बॉन्ड यूज करके लोगों को पैसा दे पाओगे, राइट। यानी कि ये तरीके का क्या है, ये एक तरीके का बफर है। अब पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि ये मैंने म्यूचुअल फंड लिया है 15 साल के लिए, ओके, यानी कि मैंने 2000 में ये लिया था, मैंने 2000 में म्यूचुअल फंड लिया था, ओके, और फिर मैंने देखा है कि 2015 में वो फेल्ड हो गया। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने ये 2015 में यूज किया। अब पॉइंट ये बताया गया कि इसके अंदर चेंज क्या किया है, चेंज में ये बोला है कि जो इसकी वैल्यू रहेगी 2000 से 2015 तक ये चेंज हो जाएगी। तो जो एट प्रेजेंट वैल्यू चलेगी आपके बॉन्ड की, आपके बॉन्ड के फेस वैल्यू जो रहेगी वही वैल्यू आपको इसकी मेंटेन करनी चाहिए, राइट। तो यहां पे क्या बोला गया है कि सेबी ने ये बोला है कि जो वैल्यू रहेगी आपकी 81 बॉन्ड की वो किस पे बेस होना चाहिए, यील्ड टू कॉल मेथोलॉजी। अब यील्ड टू कॉल क्या रहेगा कि ये एक फाइनेंशियल मेट्रिक है तो जो ये कैलकुलेट करता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है अंटिल द कॉल डेट, यानी कि जिस दिन आप कॉल कर रहे हो जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा बॉन्ड पे, वो कंसीडर किया जाता है यील्ड टू कॉल। यानी कि ये क्या कंसीडर करता है कि बॉन्ड का प्राइस क्या है, उसका कूपन रेट क्या है, कॉल प्राइस क्या है एंड टाइम टू कॉल क्या रखा गया। सो दैट इज यील्ड टू कॉल, राइट। यानी कि वापस समझते हैं कि सेबी ने क्या बोला है कि सेबी ने बोला है कि जो भी आप वैल्यू रख रहे हो 81 बॉन्ड्स की वो यील्ड टू कॉल पे होनी चाहिए। यील्ड टू कॉल यानी कि ये क्या रहेगा, ये अभी प्रेजेंट डेट पे मेरे बॉन्ड का प्राइस कितना है, राइट। तो उस टाइप का वैल्यू आपको 81 का रखना पड़ेगा, राइट। तो हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना टेक्निकल तो नहीं पूछेंगे, बट हमें 81 बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए और यील्ड टू कॉल मेथोडोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि इसकी में रेकमेंड किया था नेशनल फाइनेंशियल रिपोजिटरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने, ताकि हमारा जो मार्केट है उसके अंदर एक वैल्यूएशन प्रैक्टिस लाए गए इन लाइन विद मार्केट नॉर्म्स। यानी कि जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंगली हर चीज का वैल्यूएशन होना चाहिए, ओके। अब ये चेंज क्यों किया है, सबसे पहला है कि मार्केट अलाइनमेंट जो हमने देखा अभी कि जो यील्ड टू कॉल रहेगा फॉर वैल्यूएशन के लिए वो आपके लिए कंसिस्टेंसी लाएगा विद द मार्केट प्रैक्टिस कि जो मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू चल रही है वही आपने 81 बॉन्ड्स की वैल्यू रखी गई है। और इससे क्या होगा कि आपका जो वैल्यूएशन रहेगा 81 बॉन्ड्स का वो काफी एक्यूरेट रहेगा, ओके। एंड ये आपका बेटर रिस्क भी बताएगा कि आप ये बेटर तरीके से कैप्चर करेगा
कि 81 बॉन्ड्स कितने रिस्की है और कितने रिस्की नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस रहेगा वो प्रेजेंट डेट पे बताया जाएगा, यानी कि यील्ड टू कॉल पे बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने लॉन्च किया है किसान का सम्मान, यानी कि वो टाइप के किसान जिन्होंने पहले लोन लिया था और लोन लेके उन्होंने टाइम पे रीपे कर दिया, तो अब उनको सम्मान दिया जा रहा है अंडर किसान का सम्मान, यानी कि वो किसान जो फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहे हैं। ओके, अब ये प्रोग्राम के बारे में हम और अच्छे से समझते हैं कि किसान का सम्मान स्कीम क्या है, कि ये ऑनर कर रहा है किसान को जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड यूज किया है एंड वहां पे वो फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहे हैं। तो ये क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस जो है इंडिया में फार्मर्स की वो बेटर हो गई है और उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी उनको मिल रहा है, ताकि उनको और अच्छे से मोटिवेट करे कि आप और लोन लीजिए और उसको और टाइम पे रीपे कीजिए, हम आपको और भी हेल्प करेंगे। ओके, और इसी के साथ उन्होंने एक और स्कीम लॉन्च करी, दैट इज किसान दोस्त स्कीम। अब किसान दोस्त स्कीम क्या रहेगा कि आपको एक एडिशनल लोन प्रोडक्ट दिया जाएगा अंडर किसान दोस्त स्कीम, जो आपको हेल्प करेगा कि आप एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर वे में ला पाओ, राइट। तो ये अवेयरनेस ला रहा है अबाउट दी प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, यानी कि जो आपने रीपे किया है लोन टाइम पे तो आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा, ये सरकार ने लाया है, राइट। और इसके साथ आपको एक इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा 3% का, राइट। इसको हम और अच्छे से नेक्स्ट न्यूज में कवर करेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर सरकार आपसे 9% का इंटरेस्ट रेट ले रही है कोई भी लोन पे, तो उसमें आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया, यानी कि 9% में से 3% कौन देगी, सरकार देगी। तो आपको कितना देना है, वो किसान को 6% तक का देना। तो ये 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिला है, किसको मिला है, जो किसानों ने टाइम पे रीपे किया है अपना लोन को। ओके, नेक्स्ट है कि आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन इशू किया है। पहले मास्टर डायरेक्शन हमने देखा था वो किस पे था, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पे था। अब जो मास्टर डायरेक्शन इशू किया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स, विलफुल डिफॉल्टर्स यानी कि जो जानबूझ से पैसा नहीं दे रहे हैं वापस बैंक को, लाइक विजय माल्या, ही वॉज अ विलफुल डिफॉल्टर। उसके बाद पैसा था फिर भी उसने नहीं दिया बैंक को और वो चले गए देश छोड़ के। खैर, तो ये न्यूज पे हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या किया है कि आरबीआई ने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि आप विलफुल डिफॉल्टर को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आरबीआई ने डिफाइन किया है विलफुल डिफॉल्टर्स को। तब उसके अंदर ये देखे कि वो चेक्स जो हो रहे हैं वो उसके बार बार रिटर्न हो रहे हैं कि भाई इनसफिशिएंट फंड है, वो इंस्टॉलमेंट का नॉन पेमेंट हो रहा है, टाइम पे नहीं दे रहा, एंड जो ट्रांसफर ऑफ एसेट है वो अपना एसेट का ट्रांसफर कर दे रहा है ताकि वो अपना डेप्थ को रीपे करने की इशू ना हो, क्योंकि जिसके नाम पे उसने लोन लिया था जिस एसेट के नाम पे, वो एसेट ही उसने किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, तो वो जिसके नाम पे वो एसेट होगा वही उसको रीपे करेगा। तो मतलब ये अवॉइड कर रहा है डेब्ट रीपेमेंट और वो कोई भी तरीके की फ्रॉड टाइप की एक्टिविटीज कर रहा है। हालांकि ये काफी डिटेल में ये चीज बताया गया है, तो हम खाली इसको ओवरऑल ऊपर से देख रहे हैं, राइट। अब ये आरबीआई ने ये इशू की है डायरेक्शन, उसके पावर है तीन जगह से उसने पावर लिया है अपना। पहला है सेक्शन 45L ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, दूसरा है सेक्शन 21 सेक्शन 35A अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, देन सेक्शन 11 ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। यानी कि अब आरबीआई को ये जब चेंज करना है एक गाइडलाइन, यानी कि जो मास्टर डायरेक्शन दिया है इसके अंदर फॉर विलफुल डिफॉल्टर, ये इसने अपना पावर जो है वो तीन जगह से लिया है। पहला है आरबीआई एक्ट 1934 में से लिया है, दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में से लिया है, तीसरा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, यानी कि ये तीन जगह से ये पावर लिया गया है। वेरेज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में हम समझते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये बताता है कि जो भी डिफॉल्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और उनकी इंफॉर्मेशन वो शेयर करता है विद द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है दैट डीबीएस बैंक इंडिया अनवील्स डीबीएस गोल्डन सर्कल। सो ये कीवर्ड क्या है कि डीबीएस गोल्डन सर्कल क्या है, ये एक सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम लाया गया है। ओके, अब
इसके की फीचर समझ लेते हैं कि डीबीएस गोल्डन सर्कल एक्चुअली है क्या। ये जो 60 और 60 से ऊपर साल के जो लोग हैं उनके लिए ये सर्विस दी गई है, ये प्रोग्राम लाया गया है, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, मतलब 60 साल से ज्यादा हो जाऊंगा, तो मेरे को एक इनकम सिक्योरिटी रहनी चाहिए, राइट। तो इससे क्या होगा मेरे लिए, इसके क्या फीचर्स है कि मेरे को उस पर इंटरेस्ट रेट अच्छा दिया जाएगा, राइट, कि मेरी सर्विसेज को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि मेरे को प्रायोरिटी बेसिस पे सर्विस दिया जाएगा। कि अगर मैं ब्रांच पे जाता हूँ, आप कई बार देखते हो ना कि अगर आप एसबीआई में जा रहे हो या आप कोई भी सरकारी बैंक में जाते हो, तो अगर सीनियर सिटीजन्स है तो उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उनको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होती है, राइट, उनका काम पहले किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट ब्रांचेस में रहता है। सो दिस वाज विद डीबीएस गोल्डन सर्कल, यानी कि डीबीएस बैंक में रहेगा। फिर थर्ड है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी कि मेरे पास, मेरे पूरे जिंदगी में मैंने जो पैसा कमाया, कितना भी कमाया, मैंने 4 लाख कमाया है, 40 लाख कमाया, या 1 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया, तो जब मैं ओल्ड एज हो रहा हूं या ओल्ड एज हो चुका हूं, तो मेरे क्या करेगा कि मेरे फाइनेंस की वो लोग प्लानिंग करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट आ जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी के द्वारा। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि मैंने पैसा तो कमा लिया, मतलब इंडिया में या इन जनरल, अगर आप जब भी चलो, अब तो आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर लोगे, जब आप पैसे कमाने लग जाओगे ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है, पैसा आप कमा लोगे। बट पॉइंट है कि जो पैसा कमाया हुआ है उसको आपको कितना सेव करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि इन केस अगर भविष्य काल में वापस कोरोना आता है तो आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। तो सेम चीज है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए कि आपको आपकी इनकम का इतना पैसा आपको सेव करना चाहिए, इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और इतना पैसा आपको खर्च करना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक लिटरेसी, ये पढ़ाई है जो हम खुद से नहीं करते, राइट। हमें जैसी जरूरत होती है हम उस तरीके से उसको कर देते हैं, फिर एंड में जब कोरोना आ गया तो पैसा ही खत्म हो गया, सब हरिओम हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा डीबीएस गोल्ड सर्कल? आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, यानी कि आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी देगा, आपको सिक्योरिटी इंक्रीज करेगा, आपको लिए अच्छा सा कन्वीनियंस रहेगा, एंड इनफैक्ट आपको हेल्थ एंड वेलनेस के बेनिफिट्स भी देगा फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। तो यानी कि ये ओवरऑल पैकेज किसके लिए है? ये सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनका 60 या 60 साल से ज्यादा की उम्र है। ओके, इसके अलावा कुछ बेनिफिट क्या है कि जो एफडीज है, एफडीज के अगेन उनको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। अगर ये एनईएफटी और आरटीजीएस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर 0 ट्रांजैक्शन फीस लगती है। एंड इनफैक्ट वो एटीएम में, जो डोमेस्टिक एटीएम यूज कर रहे हैं, वो अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, उस पर कोई भी टाइप की फी नहीं लगेगी। और लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड इश्यू किया जाएगा, लॉकर रेंटल्स पे डिस्काउंट इश्यू किए जाएंगे, एक्सेट्रा, राइट। इसके अलावा आपको एक फीचर भी रहेगा सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स का फ्रॉम लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, इकोसिस्टम पार्टनर्स, क्यूरेटेड हेल्थ वेलनेस बेनिफिट्स, कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल हेल्थ चेकअप्स, एक्सेट्रा। तो ये सारे फीचर्स है, तो इसको प्लीज अच्छे से आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट न्यूज है किसान क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग है, जिसके अंदर ये बोला है कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जिसको मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहा जाता है, वो इंक्रीज कर दिया है फॉर अप टू 3 लाख, यानी कि उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो इसके अंदर हमारे लिए 2 कीवर्ड है, पहला है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड। अब इसको अगर हम पहले इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम समझते हैं तो ये क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा फंड करती है, फुल्ली फंड करती है। इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स है दैट इज अप टू 3 लाख वो दिया जाता है। ओके, अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या किया है कि पहले इसके अंदर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन था, यानी कि अगर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है लोन पे तो 2% सरकार ले लेगी, सरकार देगी, तो आपको कितना पे करना है? वो किसान को 7% पे करना है, राइट। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या किया है कि जो किसान ने टाइम पे लोन को रीपे कर दिया है उनके ऊपर एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन रखा है। यानी कि पहले 9% था, 9% में 2% सबवेंशन हुआ तो कितना हुआ? वो 7% हुआ। अब इसके अंदर 3% और सबवेंशन हो गया तो ये कितना हो गया? 4% हो गया। यानी कि जो नॉर्मल जनता के लिए वो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ये किसान के लिए 4% पे रहेगा, राइट। और ये कई सारी चीजों के लिए होता है। ये एग्रीकल्चर आ गया, एलाइड एक्टिविटीज आ गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया,
और ये इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया जाता है? जो कमर्शियल बैंक है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू, कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू एंड पीएसईज एंड अदर थिंग। ओके, तो ये इस तरीके से किया जाता है। वेरेज अगर मैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में समझता हूं, तो ये एक क्रेडिट की स्कीम है जो इंट्रोड्यूस की गई है बाय इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं किसानों को। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसानों के पास पैसा रहे, उनको क्रेडिट सपोर्ट रहे, ताकि वो कई सारे अपने जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो टाइम पे कर पाए। अब ये क्रेडिट लिमिट किस पे रहती है? जैसे अगर मैं क्रेडिट कार्ड लेता हूं, तो मेरे को क्रेडिट कार्ड की लिमिट किस पे डिपेंड करेगी कि मैं हर महीने कितना पैसा कमाता हूं। ओके, तो वैसे ही यहां पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट किस पे रहेगी कि मेरे पास कितनी लैंड है और मेरा क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। राइट, एक किसान के पास जितनी लैंड होगी उस हिसाब से उसको क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। और ये क्या टाइप के परचेज के लिए यूज किया जाता है? एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, या इनफैक्ट वो कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं इसमें से। एंड इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडीज यानी कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो भी स्कीम इसका पार्ट रहती है। आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यूज कर सकते हो। और ये ऑल्सो फंक्शन एज अ रुपए डेबिट कार्ड, ये रुपए डेबिट कार्ड का फंक्शन भी करती है। ओके, तो ये तो थी सारी हमारी न्यूज इवेंट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, जो क्या है। पहला है, अ फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन इज इश्यूड टू एन इंडिविजुअल और एंटिटी टू, कि एक फिट और प्रॉपर सर्टिफिकेशन क्यों इशू किया जाता है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी गारंटी करने के लिए? नहीं। क्या इंश्योर दे मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर ऑपरेटिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर्स? यस। टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम मार्केट रिस्क? नो। exempt them from tax liabilities? No, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा था कि आरबीआई ने क्यों यूज किया था कि ये देख रहा था कि जो कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, क्या ये आईडीबीआई बैंक को एक्वायर करके अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, ताकि जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, जो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है, वो उसके अंदर मेंटेन रहे। तो यानी कि वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहा था। सेकंड है BDDR, यानी कि बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व इज क्रिएटेड टू, ये क्यों क्रिएट किया गया है? टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस? नहीं। टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द डेटर्स इन द बैलेंस शीट? नहीं। टू प्रोवाइड फॉर एक्सपेक्टेड बैड डेब्ट्स? यस। कि ये क्या है? डाउटफुल है, कि एक्सपेक्टेड बैड डेब्ट्स यानी कि शायद ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है, तो ये चीज बताएगा। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट? नो, नन ऑफ दी अबाउ। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, कि ये बता रहा है कि शायद ये एक बैड लोन बन सकता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग LIC term insurance plan is specifically designed for the online purchase of credit life coverage for youth, यानी कि क्रेडिट लाइफ कवरेज फॉर यूथ के लिए ये ऑनलाइन परचेज के लिए है। अब यहां पे हमें रिकॉल करना है कि हमने देखा था कि चार था, चार कौन कौन से थे? एक तो था युवा टर्म जो ऑनलाइन के लिए था, फिर एक था युवा टर्म फॉर ऑफलाइन के लिए, युवा डिजिटर्म फॉर ऑनलाइन के लिए, युवा क्रेडिट लाइफ, यानी कि ये क्या करेगा? ये मेरी जो भी लायबिलिटीज है ये उसको कवर करेगा, दिस इज फॉर ऑफलाइन। और जो डिजी क्रेडिट लाइफ है वो किसके लिए था? वो ऑनलाइन के लिए था, राइट। तो अब जैसे हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है, तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है डीबीएस गोल्डन सर्कल, जो हमने देखा था कि ये किसके लिए है? जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी इनकम सिक्योरिटी के लिए ये लाए गए हैं। ये प्राइमरी डिजाइन किया था किसके लिए? टू केटर टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ विच सेगमेंट ऑफ द कस्टमर? ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, राइट। क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब हमारे दो क्वेश्चन ऑफ द डे हो गए आज। पहला तो एक ये हो गया कि LIC के आपको इसमें अच्छे से मेरे को बताना है कि ऑनलाइन परचेज ऑफ क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस फॉर यूथ किस में होता है। वेरेज क्वेश्चन ऑफ द डे में ये है कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एंड किसान क्रेडिट कार्ड। तो पहला है कि किसान क्रेडिट कार्ड इज अ टाइप ऑफ लोन, नहीं, ये एक स्कीम है, राइट, और ये एक लोन है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑफर्स हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन KCC लोन्स, ये भी इनकरेक्ट है। KCC is mandatory for availing benefits under MIC. This is also incorrect. MISs and KCC are
unrelated? No, they are very much related. Both MISs and KCC aim to provide financial support to farmers, right? तो इसका हमें आंसर अच्छे से बताना, हालांकि मैंने बता ही दिया, राइट? तो फ्लो में बता दिया, कोई नहीं, इसका आंसर फिफ्थ है। कोई नहीं, आप इसका आंसर मुझे जरूर बता दिए। ओके, so that is it from today's video. In the coming class we will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.